नमस्कार। आज 20 जून 2025 है और हम कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर बात कर रहे हैं। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी है, तो उन्हीं के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। और आज फोकस खास तौर पर ईरान इसराइल तनाव पर है। हाँ, वो तनाव जो बढ़ता ही जा रहा है, फिर उसे कम करने की जो कोशिशें चल रही हैं वो देखेंगे, और इसका असर भारत पर क्या है, अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों में क्या चल रहा है, ये सब। बिल्कुल, स्थिति काफी अजीब सी है। एक तरफ तो जिनेवा में देखिए, यूरोप के नेता ईरान के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ इसराइल और ईरान वो एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। मतलब एक ही वक्त पर दोनों चीजें, हमले भी और बातचीत की कोशिश भी। हाँ, फ्रांस ने एक प्रस्ताव भी रखा है, लेकिन ईरान का कहना है कि भाई पहले हमले तो बंद कीजिए। अच्छा, तो ये पेच है, पहले हमले रुके फिर बात। ठीक है, तो हाल के हमलों की बात करें, इजराइल ने कहाँ निशाना साधा? इजराइल ने दावा किया है कि तेहरान के पास मिसाइल बनाने की जगह और एक वो मिलिट्री रिसर्च का हेडक्वार्टर था, उस पर हमला किया है। और ईरान की तरफ से? ईरान ने भी इजराइल के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इसमें बेरशेवा का एक टेक्नोलॉजी पार्क है, वो भी शामिल है। खबर है कि वहाँ काफी डर का माहौल था, आर्थिक नुकसान भी हुआ। लेकिन कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है, ये गनीमत है। हाँ, अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है। अच्छा, तो इसी माहौल में जिनेवा में मीटिंग हो रही है। कौन कौन है इसमें? इसमें यूरोपियन देश है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और ईयू के डिप्लोमैट्स हैं। वो ईरान के विदेश मंत्री से मिले हैं। और फ्रांस का वो जो प्रस्ताव था, उसमें क्या? वो एक 4 सूत्री 4 पॉइंट प्रपोजल है। पहला तो ये कि आईएए की निगरानी में यूरेनियम संवर्धन रोक दे ईरान। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल एक्टिविटी पर नजर रखी जाए। तीसरा, जो आतंकवादी समूहों को फंडिंग का आरोप लगता है वो बंद हो। और चौथा, जो विदेशी नागरिक ईरान में कैद हैं उन्हें छोड़ा जाए। जीत की गुंजाइश वो देख रहे हैं, मतलब दरवाजा खुला रखा है एक तरह से। और ईरान क्या वो बात करने को तैयार है? ईरान कह तो रहा है कि तैयार है, पर शर्त वही पुरानी है, पहले हमले रुके। तो ये गतिरोध बना हुआ है। अच्छा, इस पूरे झगड़े में वो परमाणु वाला एंगल कितना अहम है? इजराइल तो हमेशा कहता है कि ईरान बम बनाने के करीब है। हाँ, ये इजराइल का दावा है। वो कहते हैं कि ईरान बिल्कुल करीब पहुंच गया है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि पब्लिक डोमेन में जो सबूत है उनसे ये बात पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती। अच्छा, ईरान तो हमेशा यही कहता है कि उसका प्रोग्राम सिविलियन कामों के लिए है, शांतिपूर्ण है, और वो 2015 वाली डील का हवाला देता है। हाँ, वो डील जिससे अमेरिका 2018 में हट गया था। बिल्कुल। और ये भी याद रखना चाहिए कि माना तो यही जाता है कि इजराइल के पास खुद परमाणु हथियार है, हालांकि वो कभी न हाँ कहता है ना। सही कहा। एक धारणा ये भी है कि अगर इस लड़ाई में ईरान कमजोर होता है तो शायद पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल का दबदबा बढ़ जाएगा, शांति आ जाएगी। देखिए, ये लगता तो है, पर जेएनयू के प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा का विश्लेषण है। वो कहते हैं कि पश्चिम एशिया की जो राजनीति है वो इतनी जटिल है कि कोई एक ताकत, चाहे अमेरिका हो, ईरान हो, रूस हो, इजराइल हो, कोई भी पूरी तरह हावी नहीं हो सकता। अच्छा, तो ईरान के कमजोर होने से क्या होगा फिर? उनका मानना है कि ईरान के कमजोर होने से अस्थिरता असल में बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। बढ़ सकती है? क्यों? क्योंकि वहां सत्ता के कई केंद्र हैं, कई दावेदार हैं, फिर फिलिस्तीन जैसा पुराना अनसुलझा मुद्दा है, इस्लाम की राजनीतिक भूमिका है। अगर कोई एक हावी होने की कोशिश करेगा तो बाकी उसके खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब ईरान का कमजोर होना शायद अच्छा ना हो स्थिरता के लिए। अच्छा, अब भारत पर आते हैं। भारत कहाँ है इस सब में? हमारे तो ईरान से भी रिश्ते हैं, इजराइल से भी। हाँ, भारत के लिए स्थिति मुश्किल है। प्रोफेसर महापात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा हित इसी में है कि इस इलाके में स्थिरता बनी रहे, शांति रहे। क्यों? क्योंकि हमारे आर्थिक हित जुड़े हैं। वो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, हमारा व्यापार है, ये सब तभी चलेगा जब शांति होगी। इसलिए भारत किसी एक का खुलकर साथ देने से बचेगा, बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक और राय है। पूर्व राजदूत तलमीज अहमद वो मानते हैं कि अभी भारत ईरान रिश्तों में कोई खास गर्मजोशी नहीं है। हाँ, उनका ये कहना है कि भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। ईरान से तेल गैस का व्यापार लगभग बंद है, चाबहार पोर्ट पर भी काम बहुत धीमा चल रहा है, तो वो नजदीकी अभी नहीं दिख रही। अच्छा, इसी सब के बीच एक और थोड़ी चौंकाने वाली खबर आई। राष्ट्रपति ट्रंप ने
पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस बुलाया और पाकिस्तान की तारीफ भी की, जबकि पहले तो वो काफी आलोचना करते थे। ये क्या मामला है? हाँ, ये दिलचस्प है। प्रोफेसर अंशु जोशी का विश्लेषण है इसके पीछे। वो कहती हैं कि ये अमेरिका की क्षेत्रीय मजबूरियां हैं। मजबूरियां कैसी? अमेरिका नहीं चाहता कि ये जो पश्चिम एशिया का संघर्ष है, इसमें पाकिस्तान पूरी तरह चीन के असर में चला जाए। अच्छा। या चीन वो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर ले ईरान की मदद करने के लिए। अमेरिका ये भी चाहता है कि ईरान के आसपास उसके पास मिलिट्री पहुंच के विकल्प खुले रहें, और पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं उनकी सुरक्षा की चिंता भी है। तो ट्रंप क्या चाहते हैं पाकिस्तान से? ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान या तो इस मामले में न्यूट्रल रहे या फिर अमेरिका के पक्ष में झुकाव दिखाए। ये भारत अमेरिका दोस्ती से अलग एक स्ट्रेटेजिक चाल है। भले ही हमें दिल्ली को ये बात शायद पसंद ना आए। ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं है, इसमें अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन सब अपनी अपनी गोटियां बिछा रहे हैं, सबके अपने हित हैं। पर हमने देखा कि इसका सीधा असर भारत की विदेश नीति पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को भी पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अपने समीकरण बदलने पड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को ये रोकते हैं, है लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ। कि ये जो समीकरण बदल रहे हैं, ये जो अस्थिरता है, इसके बीच तुर्की या सऊदी अरब जैसे जो दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र में, वो अपनी चालें कैसे चलेंगे? क्या वहां से हमें कोई अप्रत्याशित, कोई चौंकाने वाला कदम देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, आज है तारीख 20 जून, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं संदीप राय। ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष रोकने को लेकर यूरोपीय मुल्कों के नेता आज जेनेवा में करेंगे ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात। Today's meetings will be the first face-to-face talks between Tehran and Western governments since Israel attacked Iran 1 week ago. बैठक से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति बोले, ईरान के सामने रखेंगे प्रस्ताव। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, चर्चा होगी लेकिन पहले बंद हो हमले। विश्लेषक से समझेंगे कि ईरान कमजोर हुआ तो पश्चिमी एशिया और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। यूएस एलाइज बचेंगे, लेकिन यूएस के जो एलाइज है कितना दूर एलाइज रहेंगे? ये सबके अपना अपना पावर से एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। चर्चा इस पर भी करेंगे कि अमेरिका के पाकिस्तान की ओर झुकाव की वजह मौजूदा संघर्ष है या फिर कुछ और। ट्रंप ये चाह रहे हैं कि ये जो पूरा पश्चिम एशिया का संघर्ष है, इसमें पाकिस्तान एकदम कंटेन रहे, पीछे रहे, उसकी कोई भूमिका ना हो। यदि हो तो वो अमेरिका के पक्ष में हो। बात मणिपुर के ताजा हालात की भी करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं संदीप राय से। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि बीते 24 घंटे में इजरायली सेना के हमले में 43 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि सेंट्रल गजा में वितरण केंद्र पर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे और तभी इजरायली टैंकों और ड्रोन से उन पर गोलीबारी की गई, जिसमें 23 लोग मारे गए। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा है कि दैर अल बलाह में एक इमारत पर इजरायली हमले में 11 लोग मारे गए। हमास के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इसराइली और अमेरिका समर्थित गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने पिछले महीने के अंत में वितरण शुरू किया था और तब से अब तक वितरण केंद्र पर 400 लोग मारे गए हैं। ब्रिटिश नेवी के पोत ताइवान जलसीमा में प्रवेश करने की चीन ने चेतावनी दी है। चीन ने लंदन पर इस क्षेत्र में अस्थिरता भड़काने का आरोप लगाया है। उधर ताइवान ने ब्रिटिश नेवी की तारीफ की है और कहा है कि यह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के प्रति मजबूत समर्थन दिखाता है। नॉर्वे अब नेटो का नया सदस्य देश बन गया है, जो अपनी जीडीपी का 5% रक्षा क्षेत्र पर खर्च करेगा। ये ऐसा नाटो का पहला लगभग नया ताज़ा सदस्य देश है जो नेटो के महासचिव जो जीडीपी का 5%, नेटो के महासचिव मार्क रट ने कहा है कि वह चाहते हैं कि अगले हफ्ते होने वाली बैठक में सभी सदस्य देश इस लक्ष्य को अपनाने पर राजी हों। ये मांग रूस के बढ़ते सैन्य प्रभाव के जवाब में की जा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक एक राय नहीं बनी है। स्पेन पहले ही कह चुका है कि रक्षा बजट में इतनी बड़ी बढ़ोतरी करने की उसकी कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डिनर निमंत्रण ठुकरा दिया था क्योंकि उन्हें ओडिशा जाना था। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ट्रंप ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वाशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा
कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मुझे तो ईरान के हमले से इजराइल को महाप्रभु कितना की नुकसान धरती पहुंचा? पर जाना बहुत जरूरी है। नाइजर में संदिग्ध जिहादी हमलावरों ने घात लगाकर एक हमला किया था जिसमें कम से कम 34 सैनिकों की मौत हो गई है। इस हमले में 14 अन्य जवान घायल हुए हैं। नाइजर के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि गुरुवार को बानिंग बागू पर सैकड़ों भाड़े के लड़ाकों ने 8 वाहनों और 200 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों पर सवार होकर हमला किया। यह एक कायराना और अमानवीय हमला था। यह हमला नाइजर, माली और बुर्किना फासो की सीमा के पास स्थित बानिंग बागू शहर में हुआ, जहां अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े जिहादी गुट सक्रिय माने जाते हैं। इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष अब दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में मिसाइल उत्पादन की जगह और मिलिट्री रिसर्च हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। वहीं ईरान ने इसराइल के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनमें एक टेक्नोलॉजी पार्क शामिल है। वहीं ताज़ा हमलों से इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा, जानते हैं यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा से। देखिए, आज मेरी बेरशेवा में कुछ लोगों से बात हुई जो बिल्कुल जहां पर हमला हुआ उसके करीब रहते हैं, और उन लोगों ने बताया कि बहुत जो है जोर आवाज हुई। वहां पर जमीन जो है बिल्कुल एक तरह से हिलने लगी और लोग जो है काफी घबराए हुए नजर आए। अच्छी बात यह है, लोगों ने बताया कि तकरीबन वहां की पूरी जो आबादी है वो होम फ्रंट के निर्देशों का पालन करती हुई नजर आ रही है, और सारे लोग जैसे ही वहां पर सायरन बजा वो सुरक्षित घरों में अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से जो है वहां पर किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। वहां पर 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर जिन लोगों को एक तरह से ट्रॉमा हो जाता है या जो लोग शौक में आ जाते हैं, उन्हें भी घायलों में ही उनकी गिनती होती है। तो इसी तरह के जो है ये 7 लोग जो है उन्हें काफी जोर का जो है झटका लगा, शॉक लगा, और इस तरह से वो घायल है। उन्हें अस्पताल में ले गया और उन्हें उसी अस्पताल में ले जाया गया जिस पर कल हमला हुआ था। तो जो सोरोका हॉस्पिटल जिस पर कि कल हमला हुआ था, वहां पर 3 लोग घायल हुए थे, वहां भी किसी के मारे जाने की खबर नहीं थी। उसी अस्पताल में इन 7 लोगों का जो है वो इलाज हो रहा है। टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये बड़ा ही अहम पार्क है। ये दक्षिण का जो इलाका है, नेगेव डेजर्ट का, रेगिस्तान का जो इलाका है, इसे इसराइल सरकार जो है वो उस तरह से उसका विकास करना चाहती थी जिससे कि दक्षिण के भी जो लोग हैं उन्हें भी रोजगार ठीक से मिल पाए, और सिर्फ तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जो बड़े शहर हैं वहीं तक इस तरह की जो बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ वहां तक सीमित न रहे, बल्कि वो दक्षिण के इलाकों में भी जाए। और इसी सोच के तहत जो है बेरशेवा में ये पार्क जो है वो डेवलप किया गया था। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा जो है अर्थव्यवस्था पे भी एक तरह का चोट है। तो ये थे यरूशलेम में मौजूद हरेंद्र मिश्रा। इधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संघर्ष को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। यूरोपीय मुल्कों के विदेश मंत्री आज जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात करने वाले हैं और इस संघर्ष को कम करने के रास्तों पर चर्चा करेंगे। इनमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपीय संघ विदेश नीति प्रमुख के आला कूटनीतिज्ञ शामिल हैं। चर्चा से क्या उम्मीदें हैं, और इस बारे में बीबीसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की संवाददाता लीज डूसेट ने बताया कि Today's meetings, they'll be the first face-to-face talks between Tehran and Western governments. लीज डूसेट बता रही हैं, इसराइल के ईरान पर हमला शुरू करने के बाद आज की ये बैठक ईरान और पश्चिमी सरकारों के बीच पहली आमने सामने की वार्ता होगी। ये बैठक इस तरफ इशारा है कि मौजूदा संकट में यूरोप की भागीदारी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए 2 सप्ताह का वक्त लेने के बाद ये बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। यूरोप ने 2015 के समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इस समझौते से हाथ खींच लिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने बैठक के ठीक पहले कहा था कि वो संघर्ष खत्म करने के लिए ईरान को एक कूटनीतिक प्रस्ताव पेश करेंगे जिसमें 4 बातें होंगी। जी संदीप, पहली बात होगी संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी IAEA की निगरानी में यूरेनियम का संवर्धन शून्य करने की दिशा में फिर से काम शुरू करना। दूसरा है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की गतिविधियों की निगरानी की जाएगी।
तीसरा क्षेत्र में आतंकवाद समूहों को ईरान की फंडिंग रोकने पर है। और चौथा है ईरानी जेलों में बंद विदेशी नागरिकों और बंधकों को मुक्त कराना। और माना यह जा रहा है कि यूरोप ईरान से चर्चा की मेज पर लौटने का आग्रह करेगा, और वहीं ईरान का ये कहना है कि वो ऐसा करना चाहता है, लेकिन अगर उस पर हमला होता रहेगा तो वो पहले हमलों का जवाब देगा। आपको याद होगा मानसी कि इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि इस मामले में बातचीत की पर्याप्त संभावना है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कैरोलिन लेविट ने कहा, I have a message directly from the president, and I quote, based on the fact that there's a substantial chance of कैरोलिन लेविट ने negotiations कहा था, that may or मेरे may पास not take राष्ट्रपति place ट्रंप का by the संदेश है, United और वो ये है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निकट भविष्य में ईरान के साथ वार्ता की एक अहम संभावना है, चाहे वो हो या ना हो। मैं अगले 2 सप्ताह के अंदर ये फैसला करूंगा कि अमेरिका को सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जाना है या नहीं। और संदीप, अगर देखा जाए तो उनके इस बयान के बाद यूरोपीय मुल्कों के नेता अब ईरान के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और बैठक से पहले ब्रितानी विदेश मंत्री डेविड लमी का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के बयान का ये मतलब निकलता है कि कूटनीतिक रास्ता तलाशने के लिए अभी अगले 2 हफ्तों का वक्त है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने अब्बास अरागची ने कहा कि बात होगी, लेकिन पहले ईरान पर हमले बंद होने चाहिए। فکری که اینها کرده بودن که مثلا با یک سری ضربات برق‌آسا میتونن ملت ایران تسلیم کنن یک فکر باطل। उनका आइडिया है कि एक के बाद एक बड़े हमले करने को वो ईरान के लोगों को घुटनों पर झुका सकते हैं, लेकिन यह भ्रामक और गलत धारणा है। मैं मानता हूं कि इस संघर्ष के बाद कि इस प्रतिरोध का नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे इस देश इस जायनिस्ट सत्ता से दूर होते हुए होना शुरू हो जाएंगे, और युद्ध बंद करने की अपील हो रही है, ये अपील और मजबूत होती जाएगी। तो संदीप, यहाँ ज़ायनिस्ट सत्ता से जो आशय है वो इसराइल की तरफ इशारा है। और अगर लीज डुसेट की बात आपने सुनी, उन्होंने 2015 समझौते की, परमाणु समझौते की बात की। दरअसल इसराइल जो है वो पहले से ये कहता रहा है कि ईरान परमाणु समझौता बना सकता है, जो कि उस इलाके के लिए यानी मध्य पूर्व के लिए खतरनाक होगा, दुनिया के लिए खतरनाक होगा। लेकिन ईरान बार बार ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिविल काम के लिए है, और 2015 में ईरान और पश्चिमी मुल्कों के बीच ये समझौता हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने उससे हाथ खींच लिए थे। ये जो समझौता हुआ था, इसके तहत प्रतिबंधों में छूट के बदले ईरान ने कहा कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम सिविल यूज के लिए सीमित रखेगा। बाद में 2018 में ट्रंप ने इससे बाहर आने का फैसला किया। इसके बाद ईरान पर प्रतिबंध बढ़ने लगे, और ईरान ने भी कई बार कहा कि वो तय मानक से अधिक परमाणु संवर्धन करना जारी रखेगा। हालांकि ईरान ने ये कभी नहीं कहा कि वो परमाणु हथियारों के लिए जो है वो संवर्धन करेगा, और उसने हमेशा से यही स्टैंड लिया है कि हम नागरिकों के इस्तेमाल के लिए यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु जो है वो परियोजना कर रहे हैं। और ईरान जो है वो संयुक्त राष्ट्र के परमाणु अप्रसार संधि में भी शामिल है। और बीते दिनों इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया था, जैसा हम बात कर रहे थे, उस वक्त इसराइल का ये कहना था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। रही बात इजराइल की, तो माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार पहले से हैं। हालांकि न तो उसने अब तक इसकी पुष्टि की है और ना ही इससे इनकार किया है। बीबीसी एडिटर रॉस एटकिंस, एनालिसिस एडिटर रॉस एटकिंस से एक रिपोर्ट सुनिए। As we watch this conflict, we know of Iran's threats and hostility towards Israel, that it doesn't recognize its right to exist. And we know Israel wants regime change in Iran. साथ ही संयुक्त राष्ट्र के परमाणु अप्रसार संधि पर भी उसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और हम जानते हैं कि ईरान कई बार इसराइल को धमकी दे चुका है और वो उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। वहीं इसराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है, लेकिन हमलों के लिए इसराइल ने जो तर्क दिया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है, ये तर्क अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सबूतों या विशेषज्ञों के आकलन से मेल नहीं खाता है। संदीप, इसराइल, ईरान दोनों ही मध्य पूर्व के 2 अहम मुल्क हैं। अगर ये संघर्ष जारी रहा तो इसका असर ऊर्जा बाजारों पर पड़ेगा, व्यापारिक मार्गों पर पड़ेगा, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर तो पड़ेगा ही। मध्य पूर्व में इस संघर्ष में अगर ईरान हार जाता है या पीछे हटता है, कमज़ोर पड़ता है, तो अमेरिका और इसराइल पश्चिम एशिया में पूरी तरह हावी हो सकते हैं। ये चर्चा चल रही है। और ऐसा न हो तो रूस चाहेगा, न चीन चाहेगा, न तुर्की चाहेगा, न ही कोई अन्य इस्लामिक देश
और न ही भारत चाहेगा कि ऐसा हो। जी, बिल्कुल। और अगर आपको याद हो, जो विदेश मंत्री हैं भारत के एस जयशंकर, उन्होंने कई बार कहा है कि भारत ये मानता है कि दुनिया एक ध्रुवीय नहीं होनी चाहिए, बहुध्रुवीय होनी चाहिए। और ऐसे में क्या ईरान के कमज़ोर होने का असर पश्चिम एशिया और भारत पर पड़ सकता है? बीबीसी संवाददाता रजनीश ने इसी मुद्दे पर बात की दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा से। ये है कि वेस्ट एशिया इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसकी जियोपॉलिटिक्स। यहाँ पे कोई भी पावर, कोई एक्सटर्नल हो कि इंटरनल हो, आप एक डोमिनेंट प्लेयर की तरफ नहीं रह सकता है, जिसको आप कहोगे कि एक यूनिपोलर, एक पावर सबको डिक्टेट करे, हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ भी वहाँ पे ईरान पे हो जाए, ईरान कमजोर पड़ जाए, रेजिम चेंज तो मैं कहूंगा नहीं कि होने वाला है, लेकिन कमजोर पड़ जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई भी एक पावर की, अमेरिका की हो, रशिया की हो, ईरान की हो, इजराइल की हो, कि टर्की का एक पावर का दबदबा रहेगा ही नहीं। एक बात आप मान के चलिए, क्योंकि वेस्ट एशिया का पॉलिटिक्स अलग किस्म की है। वहाँ पे एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग एल्स। वहाँ की जो एक देश की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, दूसरा देश की इंटरनल एक्टर से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी हालत में कोई भी पावर अपना कोशिश करे कि वेस्ट एशिया में उसके दबदबा रहे, इसका मतलब है वेस्ट एशिया फिर भी अनस्टेबल रहेगा, फिर भी वहाँ पे प्रॉब्लम होते रहेगा, क्योंकि एक बढ़ा तो दूसरे उसको खिलाफ जाएंगे। लेकिन सर, ईरान के कमजोर पड़ने के बाद तो सारे वहां पर यूएस के अलाई ही बचेंगे। यूएस एलाई बचेंगे, लेकिन यूएस के जो एलाइज है कितना दूर एलाई रहेंगे, कि सबके अपना अपना पावर से पूरी एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे जो कोर प्रॉब्लम है एक पैलेस्टाइन, दूसरे प्रॉब्लम में हर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं जो स्टेट, इसको कहते हैं स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस इनकम्प्लीट है। हर जगह पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। वो मोस्ट ऑफ द स्टेट वेस्ट एशिया आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। तीसरी बात है कि इस्लाम सबसे बड़ी एक पोटेंट पावरफुल फोर्स है, वो कहीं ना कहीं अरब देश का संस्कृति से मिली हुई है। ये रिलीजन जो है एक पॉलिटिकल रिलीजन है, उसको लेकर आप मोबिलाइज कर सकते हो मासेस को। तीन चीज जो फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं ये रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस, रिगार्डलेस कॉन्सिक्वेंसेस। ईरान रहे, ईरान वीक हो जाए, लेकिन ये नहीं कि एक पावर वीक तो दूसरा ही दबदबा बढ़ाएगा, नहीं हो सकता है। उसका काउंटर और दो मिल जाएंगे। और सर, ये अगर ईरान कमजोर होता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? मैं आपको कहा, जैसे वेस्ट एशिया ऐसे क्रॉनिकली इंस्टेबल रहेगा ही, ईरान के साथ हो ना हो। मुझे लगता है कि ईरान के रहते कुछ स्टेबिलिटी था, और ईरान जैसे वीक पड़ जाएगा कि अपने विथड्रॉ कर लेगा पावर स्ट्रगल से, मुझे लगता है वहां पे फिर इंस्टेबिलिटी दिखाई देगा। इंडिया की एक ही इंटरेस्ट है, जो अपना जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को कैसे बनाना, इकोनॉमिक रिलेशन दूसरा कंट्री से कैसे हमको एक्सपेंड करना है यूरोप के साथ, थ्रू मिडल ईस्ट यूरोप के साथ। तो इसीलिए हम इंडिया कभी भी किसी पार्टी के एक ओवरटली ओपनली नहीं आइडेंटिफाई करेगा, नहीं अलाइन करेगा। ये चाहेगा कि किसी तरह वहां पे एक स्टेबिलिटी रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पे रहे, झगड़ा जितना कम हो वो हमारे लिए फायदेमंद है। इंडिया के लिए ईरान इस रूप में भी इम्पोर्टेंट था कि खास करके पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया जाना, चाबहार वाला जो मामला था, अफगानिस्तान वाला था, तो ये सब सारी चीजें क्या फिर, क्योंकि एक मैसेज तो जा रहा है कि इंडिया इसराइल की तरफ ज्यादा टिल्ट है ईरान की तुलना में। नहीं, वो मैसेज जा रहा है, लेकिन देखिए ना कि ईरान को भी तो कहीं ना कहीं एक इसका 50 साल से उसका सैंक्शन है, उसको भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि इंडिया ओवरटली किसी को सपोर्ट कर रहा है कि मिलिट्री उसके साथ जा रहा है, वो एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट इजराइल को दे रहा है, हाल में जैसे हुआ है, क्योंकि वो इशू है कि इसकी कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर वेपन के ऊपर है ना। ये जो भी सॉल्व हो जाएगा, मोस्ट लाइकली नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाएगा, तो इसके बाद तो ईरान का रहेगा कि इकोनॉमी पे, क्योंकि जो भी रेजिम रहेगा वहां पे उसको पहले के सैंक्शन हटे, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, लोग उसको एक्सेप्ट करें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इंडिया की मदद उसको जरूरत पड़ेगा। मतलब ईरान के साथ जो इंडिया का जो ट्रेड रहा है, वो ट्रेड अगर आप देखें तो $1 बिलियन से भी कम हो गया है, लगातार कम होते जा रहा है। तो मतलब कई लोग मानते हैं कि ईरान भारत के लिए मौका भी है, ईरान भारत के लिए लायबिलिटी भी है। आप ईरान को किस रूप में देखते हैं? मुझे नहीं लगता है। दूसरा सवाल सर ये पूछ रहा था कि एक क्या यूनिपोलर वर्ल्ड के हक में जाएगा या फिर मल्टीपोलर के लिए ये झटका होगा? मल्टीपोलर के लिए एक झटका जरूर हो सकता है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स यूनिपोलर होएगा ही नहीं, ये मान के चले होएगा ही नहीं, क्योंकि अमेरिका को काउंटर करने के लिए 2-3 जो बड़े बड़े रीजनल पावर है, जो कि राइजिंग पावर है, चाइना, आपकी रशिया, इवन इंडिया, ये मिलकर उसको काउंटर करेंगे ही। तो ये थे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा।
भारत एक तरफ इसराइल के साथ रक्षा साझेदारी मजबूत रखता है तो वहीं ईरान के साथ भारत के रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। लेकिन ईरान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, समझने के लिए रजनीश ने बात की सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद से। इंडिया ने 25 साल से ये बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि जहां तक ईरान का सवाल है, हम अपना जो हमारा रिश्ता है अमेरिका के साथ, हम उसको ज्यादा अहमियत देंगे। Iran will always be subordinate and subordinate to this. Therefore, अभी अगर आप मुझसे पूछें कि इंडिया ईरानियन रिलेशंस में क्या सब्सटेंस है, मुझे नहीं कोई भी सब्सटेंस दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हम उनसे तेल नहीं खरीदते, हम उनसे गैस नहीं खरीदते, हमारे कोई उनके साथ जॉइंट वेंचर नहीं है, हमारा कोई उसमें खास ट्रेडिंग रिलेशनशिप नहीं है। अब जो वो हमारा प्रोजेक्ट था चाबहार से लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी का, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। तो हमारा कोई ऐसा खास रिश्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है और ठीक से कोई हमारी बातचीत भी सब्सटेंशियली नहीं हुई है। तो ये थे सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज़ अहमद। और इस संघर्ष में बीते दिनों एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को न्योता दिया था। पाकिस्तान से अमेरिका की बढ़ती करीबी को भारत में आशंका की नज़र से देखा जा रहा है। और मानसी, आपको याद होगा कि पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों का सैन्य संघर्ष हुआ था और ट्रंप कई बार संघर्ष विराम कराने का दावा कर चुके हैं। हालांकि भारत ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका का पाकिस्तान की ओर झुकाव का इस संघर्ष की वजह से कोई रिश्ता है, कोई संबंध है या नहीं। इन्हीं मुद्दों पर बीबीसी संवाददाता प्रेरणा ने बात की जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से जुड़ी प्रोफेसर अंशु जोशी से। पिछले कार्यकाल में पदभार ग्रहण करते ही सोशल मीडिया पे पहला ट्वीट पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान एक धोखेबाज देश है, इस पे हम भरोसा करके पछता है, और तुरंत पाकिस्तान को जो अमेरिका सिक्योरिटी एड देता था उसको उन्होंने बंद कर दिया। अब वो कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान और मुनीर को बुला के लंच करा। हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका के लिए हाल फिलहाल क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखकर क्या मजबूरियां। पश्चिमी एशिया का संघर्ष हर दिन गहरा रहा है। इजराइल ईरान संघर्ष में पाकिस्तान का एक पिवोटल रोल ट्रंप देख रहे हैं। पहली बात, पाकिस्तान को बीते कुछ सालों में चीन ने एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया। चीन ग्वादर में बैठा हुआ है। चीन ईरान का बहुत क्लोज अलाई है। इजराइल ईरान युद्ध में यदि अमेरिका कूदता है और इधर से चीन यदि पाकिस्तान की भूमिका इस्तेमाल करता है ईरान तक कोई रसद, इक्विपमेंट या सहायता पहुंचाने के लिए, वो अमेरिका के लिए बहुत नकारात्मक हो जाएगा। तो चीन की प्रेजेंस को एक तो थोड़ा नलीफाई करना, वो कैसे होगा? पाकिस्तान के साथ री इंगेज करके। दूसरा कारण, पाकिस्तान के बलोच प्रांत की जो बॉर्डर है वो ईरान से मिलती है। अमेरिका को यदि आप मैप पे देखो तो अमेरिका को कुछ ऐसे सैन्य ठिकाने चाहिए। एक तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ईरान के एक मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था बीते दिनों कि यदि युद्ध में अमेरिका कूदता है तो इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। खंडन पाकिस्तान से तुरंत आ गया था, लेकिन ट्रंप के दिमाग में ये बात रह गई है कि भाई पाकिस्तान ऐसा भी कर सकता है चीन के प्रेशर में आके कल को। तो ट्रंप ये चाह रहे हैं कि ये जो पूरा पश्चिम एशिया का संघर्ष है इसमें पाकिस्तान एकदम कंटेन रहे, पीछे रहे, उसकी कोई भूमिका ना हो। यदि हो तो वो अमेरिका के पक्ष में हो। तो वो कैसे होगी? तब जबकि पाकिस्तान आज की तारीख में अमेरिका से ज्यादा चीन का अलाई है। इसलिए ट्रंप ने अपने वक्तव्य बदल लिए, यू टर्न ले लिया, मुनीर को बुला लिया, मुनीर को लंच करा रहे हैं, आई लव पाकिस्तान। इसको हमें मोदी जी और ट्रंप के रिश्तों से परे देखना चाहिए। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि जो ये इस प्रकार के सारे उन्होंने स्टेटमेंट्स और हरकतें की हैं, भारत के लोगों को इस पर बुरा मानना लाजमी सी बात है। हमारे साथ जिस प्रकार हमारे यहाँ के आतंकवादी हमला किया और उसके बाद आप वहाँ के पाकिस्तान के बिल्कुल आप तानाशाह को बुला करके उसकी तारीफ कर रहे हो, उसको भोजन करा रहे हो, तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता है वो उसको एक नेगेटिव मैनर में देख रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि जब उन्होंने मोदी जी को यूएस रुकते हुए भारत आने के लिए कहा तो मोदी जी ने इस निमंत्रण को पर इनकार कर दिया और सीधे वो क्रोएशिया चलेगा। पश्चिम एशिया में यूएस अपना दबदबा, अपनी प्रेजेंस बनाए रखना चाहता है। गलती से पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हुआ तो वहाँ का पूरा बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो जाए। ये थी प्रोफेसर अंशु जोशी। पॉडकास्ट में अब रुख मणिपुर का। मणिपुर में सुरक्षा बलों और अज्ञात हथियारबंद लोगों के बीच गोलीबारी में एक कुकी महिला की मौत हो गई है। वहीं इससे पहले एक मैतेई किसान पर गोलियां चलाई गई थी। अब से कुछ देर पहले हमने गुवाहाटी में मौजूद बीबीसी हिंदी के सहयोगी पत्रकार दिलीप कुमार शर्मा से संपर्क किया और पूछा कि ताज़ा घटना क्या है, हुआ क्या था।
ये जो मामला है मैती और कुकी के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर पुलिस ने जो जानकारी दी थी कि भाई वहाँ पर फायरिंग की एक घटना हुई थी जिसमें एक मैती किसान अपने खेत में काम कर रहा था, उसे गोली लगी। बाद में जब सुरक्षा बलों ने जब जवाबी कार्रवाई की तो फायरिंग में दोनों तरफ हुई फायरिंग में एक कुकी महिला की जान गई है, जिससे कुकी लोगों में भारी नाराजगी है। मणिपुर में आप जानते हैं कि मणिपुर में पिछले 2 साल से लगातार हिंसा की कई घटनाएं हुई है, लेकिन अभी 13 फरवरी को जब पुरानी जो सरकार थी, वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनके इस्तीफे देने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 13 फरवरी से। उसके बाद से राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ही हिंसा के दौरान जो हथियार लूटे गए थे उसको रिकवरी हुई और इस तरह से जो हिंसा है वो कई महीनों में कम जरूर हुई, लेकिन वो रह कर हिंसा होती रही है। इस बीच जो नया डेवलपमेंट हुआ वो ये है कि यहाँ पॉपुलर सरकार गठन करने को लेकर 44 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। उसके बाद केंद्र से भी ऐसे संकेत मिले थे कि बहुत जल्द ही मणिपुर में एक नई सरकार होगी और इसको लेकर अलग अलग कुकी जो विधायक हैं, मणिपुर में 60 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें कुकी 10 विधायक कुकी के हैं जिसमें 7 बीजेपी के साथ हैं, तो उनकी भी बैठक हुई और उनकी भी कुछ शर्तें थी। और मेरी अभी थोड़ी देर पहले एनडीए के एक विधायक से बात हुई है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि कल जो है बीजेपी के प्रेसिडेंट को कल नई दिल्ली बुलाया गया था, उनसे भी बात हुई है नई सरकार को लेकर और कुकी विधायकों की अलग से बैठक हुई है। तो ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि 6 महीने के बाद राष्ट्रपति शासन को फिर से दोबारा रिन्यू करने के समय से पहले ऐसा माना जा रहा है कि मणिपुर में एक नई सरकार बनाने की जो इनकी जो कवायद शुरू हुई है उसका कुछ नतीजा है। क्या लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ कोई जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो कुछ आकार ले रही है राष्ट्रपति शासन में और कुछ जो रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस हैं वो चल रहे हैं? सबसे बड़ी जो कमी जो दिखती है जब आप मणिपुर जाएंगे या लोगों से बात करेंगे तो दोनों तरफ जो कुकी और मैती जो समुदाय है, दोनों समुदाय में जो बातचीत है वो अभी तक उसमें कोई भी मतलब नॉर्मलाइजेशन दिखाई नहीं देता है। जियोग्राफिकली दोनों जो माने समुदाय हैं वो बटे हुए हैं। कुकी पहाड़ पर है अभी भी, वो मैती इलाकों में नहीं आते हैं और मैती जो है वो पहाड़ी इलाकों में नहीं जाते हैं। कल जो घटना हुई वो इसी का नतीजा है क्योंकि ये जो घटना हुई है बिष्णुपुर एक जिला है जो मैती बहुल जिला है और उसके साथ बिल्कुल उस छोर पे सटा हुआ है चूड़ाचांदपुर। तो ये वहाँ जब खेती करने जाते हैं तो उधर से फायरिंग हो जाती है, किसी को गोली लग जाती है। तो ये चीजें अभी भी रुकी नहीं है और इसके नहीं रुकने की एक बड़ी वजह बताई जाती है कि दोनों समुदाय में अब तक बातचीत की जो प्रक्रिया वो शुरू नहीं हुई है। तो ये थे बीबीसी हिंदी के सहयोगी पत्रकार गुवाहाटी से दिलीप कुमार शर्मा। और अब वक्त है बीबीसी की एक खास पेशकश की, कहानी जिंदगी की। इसमें इस बार मुलाकात मशहूर बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से, जिनकी बांसुरी की धुनों ने न सिर्फ देश में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोगों में भी उन्हें ख्याति मिली। उनके रिकॉर्ड्स आज भी विश्व संगीत के अनुपम खजाने हैं। इलाहाबाद चूँकि हम लोगों के भी अध्ययन और कार्य का क्षेत्र रहा है, इलाहाबाद की वो दुनिया जब आप पैदा हुए और जब वहाँ आप संगीत के लिए कोशिश कर रहे थे, वो कैसी दुनिया थी इलाहाबाद की? वो भी बहुत अच्छी थी, वो भी मैं मिस करता रहूँगा। मेरा परिवार भी म्यूजिक से कितनी दूर था, क्यों था, वो भी मैं मिस करता रहूँगा। मेरे पिता पहलवान थे, उनकी इच्छा थी कि हमारे बच्चे भी पहलवानी करें, जैसा कि हर माँ बाप चाहते हैं। और मेरी इच्छा थी कि मैं थोड़ा सा कभी भजन गाया करूँ, मंदिर में जाके कभी सुना करूँ। हमारे बड़े बड़े खान साहब आते हैं इलाहाबाद में, प्रयाग संगीत समिति में क्या क्या गा बजा के गए हैं जो कि हम अभी सोच भी नहीं सकते। तो एक परंपरा मैं रखूँ और ये जो पहलवानी की परंपरा है अगर हमारे बच्चों को अच्छी लगे तो रखें, नहीं अच्छी लगे तो संगीत करें। दुनिया उनकी खुली हुई है। तो आपने बहुत अच्छी बात कहा, इलाहाबाद एक ऐसी जगह है वहाँ हर प्रकार के आपको जो गुणी लोग हैं वहीं से मिलेंगे। जैसे आपने मदन मोहन मालवीय जी, पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम लिया, हमने बचपन में देखा है उनको, लेकिन अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं वहाँ नहीं हूँ। अभी कुंभ मेला बहुत बड़ा चल रहा है, ये भी 21 साल पहले मैं गया था, 12 साल पहले मैं नहाया। इस बार जाने की इच्छा नहीं हुई क्योंकि बहुत ही भीड़ आ गई और मेरे टिकट भी इतने हो गए कि जितने मैं यूरोप घूम के आ जाऊँ उतना इलाहाबाद का बॉम्बे से टिकट हो गया। लेकिन मैं जाऊँगा, पानी नहीं बदलेगा, मेरा दिमाग बदल गया, मैं जाऊँगा ज़रूर स्नान करने जब साफ़ सफाई हो जाए। ये जो लोकनाथ व्यायामशाला थी या चट्टू पहलवान की बात अगर याद करें
तो वो तो समझिए पहलवानी का वो दौर था जो अब लगभग विलुप्त हो गया इलाहाबाद से, लेकिन उसकी स्मृतियां क्या हैं आपके मन में? मैं बहुत अच्छा लगता था। मैं कभी भी कोई दंगल होता था, दंगल, लोग बाहर से आते थे, एक पहलवान, बड़े बड़े पहलवान, मैं जाता था। मैं छोटा था, मेरे पिताजी मुझे गोद में लेके जाते थे, चलो बेटा यहाँ बैठ के बोर हो गए, चलो मेरे साथ। देखता था लेकिन मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये क्या लड़ाई है, एक के गर्दन पे एक आदमी बैठा हुआ है और नीचे वो चिल्ला रहा है, ये ठीक नहीं, बहुत गलत बात हो रही। हमको अगर शरीर बनाना ही है तो दूसरी कितनी एक्सरसाइजेज है, विदेशी एक्सरसाइज जो भारतीय कुश्ती लड़ना हुआ, दंड पेलना हुआ, कोई भी या कोई किसी प्रकार का भी कसरत, स्विमिंग करना हुआ, हम लोग गंगा जी पार करके या जमुना जी पार करके अपने मट्टी की धुलाई करते थे, क्योंकि दंगल में अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए मट्टी से पूरा शरीर भर जाता था। तो ये भी करना, तो वो भी एक एक्सरसाइज हुई। तैरना, जमुना को तैरना बहुत मुश्किल था। रास्ते में कितने हमारे कछुआ हुए, घड़ियाल हुए, सब मिलते थे, उनसे बच के तैर के निकल के जाना। और भूख लगे तो वहाँ जो किसान लोग ककड़ी लगाते थे, खा के चोरी से, और फिर जब देखता तो कोई किसान चिल्लाता था, वहाँ से भाग लेते थे। तो ये उसका एक अलग आनंद था। वो बचपन में ही अच्छा लगता था। अब मैंने बंद कर दिया वो, और बस एक बांसुरी कोई क्या कहना चाहिए, पूजा करता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार इरफान के साथ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की ये बातचीत आप देख सुन सकते हैं बीबीसी हिंदी की वेबसाइट और बीबीसी हिंदी के यूट्यूब पन्ने और फेसबुक पर। और अब वक्त है खेल की खबरों का। पॉडकास्ट में सीधे शामिल हो रहे हैं खेल पत्रकार अनुपम प्रत्यारी। अनुपम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है, क्या अपडेट है? शुक्रिया मानसी। मानसी, आप इससे ज़्यादा अच्छा स्टार्ट की कल्पना आप नहीं कर सकते थे। एक युवा कैप्टन अपनी टीम को लेके जाता है इंग्लैंड, 25 साल का यंग बैट्समैन शुभमन गिल, और इंग्लैंड के कैप्टन टॉस जीतते हैं और इनवाइट करते हैं इंडिया को बैटिंग करने के लिए। लीड्स, जहां बहुत यंग टीम इंडिया की आई है और इतने सारे अनसर्टनिटीज के साथ इंडिया बैटिंग करने जाती है, 2 युवा खिलाड़ी, एक शायद इतने यंग नहीं पर फिर भी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन पारी खेली, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया इंडिया को, और 91 रन का पार्टनरशिप था इनका। जब एक अच्छी शुरुआत होती है तो सिर्फ बैट्समैन को ढांढस नहीं मिलता, वो पूरी टीम को कॉन्फिडेंस मिलता है जी। और ये पूरे सीरीज में ये एक पहला टेस्ट है, पहला दिन है लीड्स में, और आप 91 रन की पार्टनरशिप करते हैं, ये पूरे सीरीज को डिफाइन करने वाला एक पार्टनरशिप था। हमेशा हम क्रिकेट में देखते हैं 100 रन जो होता है, सेंचुरी जो होता है, एक माइलस्टोन हमेशा माना जाता है, और अगर 100 रन की पार्टनरशिप होती तो कुछ और ही बात होती, पर 91 रन का पार्टनरशिप भी कोई कम मायने नहीं रखता है। तो बेहद अच्छा खेला शुभमन गिल के कैप्टनसी के अंडर में। यशस्वी जायसवाल ने अभी आप देखिए, अभी खेल रहे हैं, उन्होंने अभी जस्ट सेंचुरी किया है। पहला टेस्ट है उनका इंग्लैंड में, और पहले ही टेस्ट के पहले इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी बनाया है। और मैं अगर बात करूं ओपनिंग पार्टनरशिप की, तो केएल राहुल जो कि टेक्निकली बहुत ही साउंड हैं, और इसलिए जो दूसरे एंड में होता है उसको भी बहुत साहस मिलता है देख के कि मेरा सीनियर प्लेयर बाहर की बॉल को छोड़ रहा है, और जब बॉल विकेट पे आता है वो तभी उसको खेलता है, और इतने अच्छे से, इतने लेट अपने शरीर के इतने क्लोज खेलता है, तो उसे बहुत साहस मिलता है। और यशस्वी जायसवाल को भी बहुत कॉन्फिडेंस मिला इस बात का जी, और उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। जब भी एक चीज जो बहुत साफ तरीके से उभर के आई है कि यंग टीम है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत धैर्य और बहुत साहस के साथ इन लोगों ने अपनी पारी खेली है जी। इंग्लैंड की बॉलिंग की जो बात अगर हम करें तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ क्रिस वोक्स जो है वो
57 आई थिंक टेस्ट खेला उन्होंने, और ब्रायडन कार्स ने उनका ये छठा टेस्ट मैच था, और जॉश टंग का ये चौथा टेस्ट मैच है। तो बहुत ही यंग बॉलिंग अटैक है, और इसलिए इतना धार और इतना पैनापन नहीं था, इतनी डिसिप्लिन नहीं थी इनकी बॉलिंग में, और शायद उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया एडन बैटल ने। जी जो बॉल इनकी जी हमारे पास और वक्त नहीं है। अनुपम प्रतिहारी, बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने का। आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन आज विदा लेने का वक्त आ गया है। आज पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात सोमवार को होगी। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे और संदीप राय को दें इजाजत। नमस्कार।